हेलो बच्चों, ये है अंतर अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में क्या अंतर है, इसको देख लीजिए। 4-5 पॉइंट्स हैं, बहुत आसान है। नंबर 1, अलैंगिक जनन के लिए केवल एक ही जनक की आवश्यकता होती है। नर या मादा दोनों में से कोई हो, उससे जंतु जो है, जीव जो होता है वो उत्पन्न हो जाता है। लैंगिक जनन के लिए इसमें 2 जनकों की आवश्यकता होती है। नर और मादा दोनों जनकों की आवश्यकता होती है और 2 युग्मक बनते हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक। उनका निषेचन होता है, तब उससे चलकर के संतान जो होती है वो उत्पन्न होती है। इस जनन की क्रिया में सूत्री विभाजन होता है या समसूत्री विभाजन उसको कहते हैं, माइटोटिक डिवीजन होता है। और इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, एमाइटोसिस। इसको कहते हैं मियोसिस डिवीजन, अर्धसूत्री विभाजन, जिसके द्वारा अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा एक कोशिका जो होती है वो 4 कोशिकाओं में, 4 पुत्री कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है और हर पुत्री कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वो आधी हो जाती है। तो इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, इसमें सूत्री विभाजन होता है। अलैंगिक जनन जो है इसमें युग्मनज नहीं बनता है। इसमें क्या होता है लैंगिक विभाजन में कि नर युग्मक और मादा युग्मक जब मिलते हैं, निषेचन की क्रिया होती है। निषेचन की क्रिया के उपरांत युग्मनज का निर्माण होता है, तो इसमें युग्मनज बनते हैं। इसमें पैतृक कोशिका से नया जीव बनता है। जो पैतृक कोशिकाएं होती हैं, जो भी जनक है नर या मादा, उसी से नए जीव का निर्माण होता है। इसमें युग्मनज से नए जीव का निर्माण होता है। अगर युग्मनज नहीं बन रहा है तो नया जीव जो है उसका निर्माण नहीं है, होगा, वो संभव नहीं। अलैंगिक जनन जो है ये कम समय में हो जाता है, इसमें टाइम कम लगता है। जबकि लैंगिक जनन जो होता है इसमें टाइम अधिक लगता है। युग्मकों का बनना है, फिर निषेचन की क्रिया है, फिर उसका डेवलपमेंट है, ये तमाम सारी क्रियाएं जो होती हैं वो उसमें टाइम या समय अधिक लगता है। जो अलैंगिक जनन है इसमें नई किस्म या नए जीव जो होते हैं वो उत्पन्न नहीं होते। जो लैंगिक जनन होता है इसमें विभिन्नताएं होती हैं। विभिन्नताओं के कारण से नई किस्में या नए जीव जो होते हैं वो बन सकते हैं, जिससे जैव विकास होता है। ये लैंगिक जनन के द्वारा ही जैव विकास जो होता है वो संभव होता है। तो ये अंतर था, आप एक बार फिर से पढ़ लीजिए इसको। 4-5 अंतर है, छोटा छोटा है। नंबर 1, अलैंगिक जनन, इसके लिए एक ही जनक आवश्यक है। लैंगिक जनन, इसके लिए 2 जनकों का होना आवश्यक है। अलैंगिक जनन में सूत्री विभाजन होता है, लैंगिक जनन में अर्धसूत्री विभाजन होता है। अलैंगिक जनन में युग्मनज नहीं बनता है, जबकि लैंगिक जनन जो होता है उसमें युग्मनज का निर्माण होता है। इस अलैंगिक जनन में पैतृक कोशिका से नया जीव बनता है, जबकि लैंगिक जनन में युग्मनज से नया जीव बनता है। इसमें कम टाइम लगता है, लैंगिक जनन की क्रिया में समय जो होता है वो कम लगता है, जबकि लैंगिक जनन की क्रिया जो होती है उसमें समय अधिक लगता है। इसमें नए किस्में या नए जीव जो होती हैं वो उसकी प्रजातियां जो होती हैं वो विकसित नहीं होती हैं, उत्पन्न नहीं होती हैं। इसमें नई प्रजातियां या नई किस्में जो होती हैं वो विकसित हो सकती हैं, क्योंकि इसमें विभिन्नताएं पाई जाती हैं। जो अर्धसूत्री विभाजन होता है उसके परिणाम स्वरूप इसमें विभिन्नताएं होती हैं। तो ये था अंतर लैंगिक और अलैंगिक जनन में। कुछ पूछा जा सकता है, तो ये 3-4 पॉइंट्स आपको याद होना चाहिए। और इसके बाद फिर हम अगला जो है इसमें जनसंख्या से रिलेटेड बातें हैं, और क्या नाम है, परिवार नियोजन क्या है, जनसंख्या वृद्धि क्या है, इसके बारे में इसी में हम आगे पढ़ेंगे। हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, स्वस्थ होंगे। जो हमारा चैप्टर चल रहा है प्रजनन, इसका आज ये लगभग लास्ट वीडियो होगा। तो हमने लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन और मनुष्य में लैंगिक और मनुष्य में लैंगिक जनन किस प्रकार से होता है उसका पूरा अध्ययन कर लिया है। अब है जनन स्वास्थ्य, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। जनन स्वास्थ्य क्या है? जनन स्वास्थ्य का अर्थ है जनन सहित संपूर्ण स्वास्थ्य, यानी जब जन्म की क्रिया से ही संपूर्ण स्वास्थ्य जो है उसका विकसित होना, ये जनन स्वास्थ्य के अंतर्गत आता है। और इसके अंतर्गत क्या है? शारीरिक या मानसिक रूप से कह सकते हैं, भावनात्मक
रूप से, व्यवहारिक तथा सामाजिक रूप से स्वस्थ होना जो है ये एक संपूर्ण स्वास्थ्य की निशानी होती है। ये आदमी को हम तब संपूर्ण रूप से स्वस्थ कहेंगे जब वो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, व्यवहारिक तथा सामाजिक रूप से पूर्ण रूप से स्वस्थ हो। तो ऐसे आदमी को हम कहेंगे कि हाँ वो पूर्ण रूपेण स्वस्थ है। तो ये है जन्म स्वास्थ्य का अर्थ। जन्म शरीर संपूर्ण स्वास्थ्य अर्थात शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक, व्यवहारिक तथा सामाजिक रूप से स्वस्थ होना, ये है जन्म स्वास्थ्य। 1951 में हमारे भारत की सरकार ने परिवार नियोजन के नाम से जन्म स्वास्थ्य की राष्ट्रीय कार्य योजना का प्रारंभ किया। कब किया? 1951 में भारत सरकार ने परिवार नियोजन के नाम से जन स्वास्थ्य की राष्ट्रीय कार्य योजना का एक निर्माण किया, जिसको राष्ट्रीय स्तर पर इसको पूरा प्रचारित किया जाए, प्रसारित किया जाए और इस कार्य योजना का जो है क्रियान्वयन किया जाए, जिसे परिवार कल्याण कहा जाता है। तो सरकार ने जो परिवार नियोजन के नाम से जन स्वास्थ्य की राष्ट्रीय कार्य योजना प्रारंभ किया, उसको क्या नाम दिया गया? परिवार कल्याण नाम दिया गया। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य ये था, 4-5 उद्देश्य है। नंबर 1, गर्भवती महिलाओं को प्रसव व शिशु पालन संबंधी जानकारी देना। जो महिलाएं गर्भवती हैं उनको प्रसव के समय क्या दिक्कतें हो सकती हैं, प्रसव की क्रिया कैसे हो, यानी बच्चे की पैदाइश, और बच्चे की पैदाइश के बाद जब बच्चा पैदा हो जाए तो उनका लालन पालन किस तरीके से किया जाए कि वो पूर्ण रूपेण बच्चा जो हो वो स्वस्थ हो, उसके संबंध में जानकारी देना। छोटे परिवार के महत्व को बताना। बहुत बड़ा परिवार है तो बच्चे की संख्या अधिक होगी तो उनकी लिखाई, पढ़ाई और तमाम खर्च, उनके स्वास्थ्य, रहन सहन, तमाम सारी चीजें जो हैं इस पर बहुत ज्यादा खर्च आएगा। आमदनी अगर उतनी नहीं है तो बच्चे का स्वास्थ्य जो है वो सही तरीके से स्वस्थ विकसित नहीं होगा। तो छोटा परिवार होगा तो बच्चे की तमाम सारी जो सुख सुविधाएं हैं और उसका जो स्वास्थ्य है उसका हम पूरी अच्छी तरीके से उसका रख रखाव कर सकते हैं, उस पर ध्यान दे सकते हैं। जन्म संबंधी पहलुओं की जानकारी देना। तो जन्म की क्रिया किस प्रकार से होती है, उसमें कौन कौन से कैसे जन्म की क्रिया होनी चाहिए, इस जन्म संबंधी पहलुओं की विभिन्न जानकारी भी इसके अंतर्गत दी जाती है। यौन शिक्षा उपलब्ध कराना, यह यौन शिक्षा का को प्रोत्साहन देना। यौन शिक्षा के बारे में बच्चे जानते नहीं हैं, बहुत सारी गलतियां जो होती हैं उनसे हो जाती हैं। तो यौन शिक्षा जो है इसके बारे में सेक्स एजुकेशन जो है इसको भी क्या नाम है सिलेबस में शामिल किया जाए ताकि बच्चे यौन शिक्षा के संबंध में जाने और यौन संबंधी जो बीमारियां होती हैं उनसे बचे। ये है इसका उद्देश्य। तीसरा है गर्भ निरोधक विधियों का ज्ञान देना, यानी अगर परिवार में बच्चों की संख्या को हम सीमित करना चाहते हैं तो वो कौन कौन सी विधियां हैं, जिसको गर्भ निरोधक विधियां कहा जाता है, कि कौन कौन सी विधियां हैं जिससे हम जब तक नहीं चाहें या परिवार में बच्चों की संख्या को सीमित करना चाहें तो गर्भ निरोधक विधियों का प्रयोग करें। ये था इसका उद्देश्य, या ये इसका उद्देश्य है। गर्भवती महिलाओं को प्रसव और शिशु पालन संबंधी जानकारी देना, छोटे परिवार के महत्व को बताना, जन्म संबंधी पहलुओं की जानकारी देना, यौन शिक्षा उपलब्ध कराना या यौन शिक्षा देना, गर्भ निरोधक विधियों का ज्ञान देना। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे जनसंख्या विस्फोट क्या है और उसके क्या उसका क्या दुष्प्रभाव होता है और उसको हम कैसे नियंत्रित करेंगे। हाँ तो बच्चों ये है जनसंख्या विस्फोट क्या है। जनसंख्या विस्फोट किसी निश्चित क्षेत्र में जनसंख्या की तीव्र गति से जनसंख्या का तीव्र गति से बढ़ना, ये कहलाता है जनसंख्या विस्फोट। यानी कुछ निश्चित एरिया है, निश्चित स्थान है, निश्चित जगह है या निश्चित मुल्क है, उस मुल्क में बहुत ही कम समय में बहुत तेजी से जनसंख्या का बढ़ जाना, ये जनसंख्या विस्फोट कहलाता है। जैसे कि हमारे देश में जनसंख्या विस्फोट ही एक तरीके से चल रहा है। हमारे देश की आबादी बहुत तीव्र गति से बढ़ रही है, तो
तो यहाँ पर जनसंख्या विस्फोट है, इसी को कहते हैं। किसी निश्चित क्षेत्र में जनसंख्या का बहुत ही तीव्र गति से बढ़ना जनसंख्या विस्फोट कहलाता है। जनसंख्या विस्फोट के कारण क्या है, कौन कौन से कारण है? गरीबी नंबर पहला है, गरीबी। जब लोग गरीब होते हैं तो सोचते हैं हमारे यहाँ बच्चे ज्यादा होंगे तो वो कमाएंगे और हमारे घर की जो आर्थिक स्थिति है वो दूर होगी, हमारी गरीबी जो है वो दूर होगी। तो इस वजह से बच्चों की संख्या जो होती है वो ज्यादा होती है, जनसंख्या दर जो होती है वो बढ़ती है। दूसरा, अशिक्षा। लोगों में शिक्षा की कमी है, लोग शिक्षित नहीं हैं, इस वजह से भी जनसंख्या वृद्धि जो है वो बढ़ती जा रही है। जो लोग शिक्षित होते हैं उनके यहाँ, शिक्षित परिवारों के यहाँ बच्चों की संख्या जो होती है वो कम होती है। वो समझते हैं कि हाँ आगे बच्चे को ज़्यादा बच्चे होंगे तो उनकी पढ़ाई लिखाई और दूसरे कारोबार में जो है उनको दिक्कत होगी, उनके स्वास्थ्य में, उनके रहन सहन में, उनके तमाम भोजन, आवास और तमाम सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो अशिक्षित लोग जो होते हैं उनके यहाँ बच्चों की संख्या जो होती है ज़्यादा होती है, और शिक्षित जो होते हैं उनके यहाँ बच्चों की संख्या कम होती है। तीसरा है बाल विवाह। हमारे यहाँ अभी भी बहुत सारी ऐसी जगहें हैं, कुछ जनजातियां वगैरह हैं जहाँ पर बाल विवाह किया जाता है। कम उम्र में शादी कर दी जाती है, तो जब कम उम्र में शादी कर दी जाती है, जल्दी शादी कर दी जाती है तो जल्दी जल्दी बच्चे भी पैदा होने शुरू हो जाते हैं, ज्यादा बच्चे होते हैं, तो ये बाल विवाह संबंधी, हालांकि इस पर प्रतिबंध लगाया गया है लेकिन अभी भी बहुत जगहों पर ये बाल विवाह जो है वो चल रहा है। तो बाल विवाह जो है ये एक बहुत बड़ी समस्या, ये एक बहुत बड़ा कारण है जनसंख्या विस्फोट में। धार्मिक मान्यताएं, कुछ धर्म ऐसे हैं जिनके यहाँ ये है कि जब तक पुत्र नहीं पैदा होगा तब तक उनके ऊपर एक ऋण रहेगा और पुत्र ऋण से हम मुक्त नहीं होंगे। मान लीजिए उनके यहाँ पुत्रियां ही पैदा होती चली जा रही हैं, तो पुत्र की प्राप्ति के लिए उनके यहाँ जनसंख्या जो है वो बढ़ती चली जाती है कि जब तक वो पुत्र नहीं पैदा होगा, मान लीजिए 3-4 बच्चियां पैदा होंगी, अभी भी उनको यह है कि पुत्र उत्पन्न होना जरूरी है, तो उसके लिए जनसंख्या जो है वो बढ़ती चली जाती है। परिवार नियोजन संबंधी जानकारी में कमी या अरुचि होना। परिवार नियोजन क्या है, इसको मैं अभी आपको डिटेल में बताऊंगा। परिवार नियोजन संबंधी जानकारियां जो है, परिवार में बच्चों की संख्या को कैसे सीमित किया जाए, कैसे नियंत्रित किया जाए उनकी जन्म दर को, इसके संबंध में या तो लोगों को जानकारी नहीं है या जानकारी लेना नहीं चाहते या उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो ये है जनसंख्या विस्फोट के कारण। अब जनसंख्या विस्फोट के क्या प्रभाव पड़ रहा है, जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है तो उसके क्या क्या परिणाम होते हैं, दुष्परिणाम या उसका क्या प्रभाव है। नंबर 1, पोषण की समस्या। आपको मालूम होना चाहिए कि हर आदमी को रोटी, कपड़ा और मकान ये मूलभूत आवश्यकताएं हैं, ये सबको चाहिए। तो पोषण की समस्या, हमारे जो जनसंख्या बढ़ रही है, जहाँ खेत पहले हुआ करते थे वहाँ अब घर बन रहे हैं, नई नई फैक्ट्रियां लग रही हैं, तो जमीन कम होती जा रही है, लोगों की जनसंख्या जो है वो बढ़ती चली जा रही है। तो जमीन कम होने से खाद्यान्न की समस्या जो है ये उत्पन्न होगी, लोगों को भोजन नहीं मिल पाएगा, तो पोषण की समस्या जो है वो सबसे पहले उत्पन्न होगी। इसके बाद स्वास्थ्य की समस्या, पूरी तरीके से जब उनको उचित पोषण नहीं मिलेगा, संतुलित भोजन नहीं मिलेगा, संतुलित पोषण नहीं मिलेगा, तो उनको बहुत सारी बीमारियां जो है वो कुपोषित बच्चे हो जाएंगे, बहुत सारी बीमारियां जो है वो लग जाएंगी। हमारे देश में आज भी बहुत सारे बच्चे जो है कुपोषित हैं, क्योंकि उनको उचित भोजन जो है वो उचित पोषण नहीं मिल रहा है। तो स्वास्थ्य संबंधी बहुत सारी बीमारियां जो होती हैं वो हो जाती है, स्वास्थ्य की समस्या होगी। आवास की समस्या, जिस तीव्र गति से जनसंख्या बढ़ रही है उस तीव्र गति से घर जो है वो नहीं बन रहे हैं, तो लोगों को रहने के लिए बहुत सारे लोग अच्छे ऐसे हैं जिनके पास रहने के लिए जमीन नहीं है, जगह नहीं है, तो पन्नी वगैरह डाल करके जो ऐसे लोग हैं वो रेलवे स्टेशन इधर उधर जो है लकड़ी है, पन्नी है, कुछ डाल करके उनमें अपना गुजारा करते हैं, गुजर बसर करते हैं। तो आवास की बहुत बड़ी समस्या हमारे मुल्क में आज अभी भी बनी हुई है। शिक्षा की समस्या, शिक्षा का भी वही हाल है कि जनसंख्या तीव्र गति के बढ़ने के कारण से क्या है कि सभी लोगों को शिक्षा जो है वो उपलब्ध नहीं हो पा रही है। लोग जो हैं वो अच्छी शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारे बच्चे जो है वो स्कूल ही नहीं जाते हैं, उससे कम बच्चे फिर उसके बाद कुछ प्राइमरी तक ही जाते हैं, फिर कुछ जूनियर तक जाते हैं, फिर कुछ हाई स्कूल तक, फिर कुछ
इंटर तक, फिर डिग्री तक, फिर यूनिवर्सिटी तक जाते जाते उनकी संख्या जो होती है बहुत कम हो जाती है, क्योंकि शिक्षण संस्थानों की भी बहुत कमी है। तो शिक्षा की समस्या उत्पन्न हो रही है कि सबको शिक्षा जो है वो नहीं मिल पा रही है। और पांचवा जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है रोजगार की समस्या। जैसे जैसे अगर जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ेगी तो सब हर आदमी को रोजगार चाहिए, भाई सबको रोटी कपड़ा मकान चाहिए, तो रोजगार की समस्या जो है ये बहुत विकराल रूप जो है इसको लेती चली जा रही है। तो रोजगार की समस्या जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ जितनी तीव्र गति से जनसंख्या बढ़ रही है उतनी तीव्र गति से रोजगार जो है वो विकसित नहीं हो रहा है, इसलिए रोजगार की समस्या जो है वो पैदा हो रही है, बेरोजगारी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है। अब इसका नियंत्रण कैसे किया जाए? जनसंख्या विस्फोट का नियंत्रण या इसके उपाय क्या है? नंबर 1, बच्चों के बीच कुछ अंतर रखना। एक बच्चा पैदा हुआ, अब दूसरे बच्चे के लिए कुछ 2 या 3 साल का गैप होना चाहिए। तो जब बच्चों के बीच गैप रखा जाएगा तो उनका उचित बच्चों का लालन पालन भी अच्छी तरीके से होगा, बच्चे स्वस्थ होंगे और बच्चे कम पैदा होंगे, ये भी है। तो बच्चों के बीच जो है उचित अंतर रखना, कम से कम 3 साल का अंतर रखना। विवाह की आयु में वृद्धि करना, जो बच्चों के विवाह की आयु है उसमें और बढ़ोतरी कर दी जाए, ताकि देर से शादियां होंगी तो देर से बच्चे पैदा होंगे और ज्यादा बच्चे नहीं पैदा होंगे। जैसे हमारे यहाँ अभी जो बच्चे की शादी करने के लिए उम्र है वो 18 साल की लड़की की उम्र होनी चाहिए और 21 साल लड़के की उम्र होनी चाहिए। लड़की की उम्र 18 साल और लड़के की उम्र 21 साल होनी चाहिए। अब इस पर विचार किया जा रहा है कि इसको और बढ़ा दिया जाए, लड़की की उम्र 21 साल कर दी जाए और लड़के की उम्र जो है 24 या 25 साल जो है वो कर दी जाए, ताकि जनसंख्या वृद्धि जो है उस पर नियंत्रण पाया जा सके। कानूनी व्यवस्था द्वारा कानून बना करके, हालांकि कानून बना हुआ है हमारे देश में लेकिन उसका कड़ाई से पालन नहीं किया जा रहा है। तो बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर कानून बना करके उसका कड़ाई से पालन करा करके जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगा दी है। चीन, जिसकी जनसंख्या सबसे अधिक है, वहां पर कानून है कि एक ही बच्चा आप पैदा कर सकते हैं, चाहे लड़की हो या लड़का हो। तो वहां पर जो है कानूनी व्यवस्था द्वारा हम जनसंख्या को जो है कानून का पालन कराते हुए जनसंख्या जो है उस पर रोक लगा सकते हैं, जनसंख्या वृद्धि या जनसंख्या विस्फोट जो है उसको नियंत्रित कर सकते हैं। शिक्षा प्रबंधन द्वारा शिक्षा का समुचित प्रबंध करके, यानी समुचित शिक्षा उनको प्रदान करके हम क्या कर सकते हैं, लोगों को शिक्षित किया जाए। एजुकेटेड लोग होंगे जिनके यहाँ जो लोग शिक्षित होते हैं उनके घरों में बच्चों की संख्या जो है वो ज्यादा बढ़ने नहीं पाती, वो बच्चों की संख्या को नियंत्रित करते हैं। तो शिक्षा का प्रबंध जो है वो बहुत आवश्यक है, लोगों को शिक्षित किया जाए, एजुकेट किया जाए, ताकि जो जनसंख्या विस्फोट है इस पर हम नियंत्रण पा सकें। 5वां पॉइंट है परिवार नियोजन की विधियों को अपनाएं। परिवार नियोजन की विधियां हैं। परिवार नियोजन क्या है? परिवार में बच्चों की संख्या को सीमित करना, यानी उनकी जन्म दर जो है उसको नियंत्रित करना, परिवार में बच्चों को कम उत्पन्न करना, ये परिवार नियोजन कहलाता है। इसकी विधियां क्या हैं? इसकी 2 विधियां हैं, अस्थायी और अस्थायी 2 विधियां होती हैं। तो इसके बारे में हम डिटेल में भी बात करेंगे। तो ये था जनसंख्या विस्फोट, उसका कारण, उसका प्रभाव और उसका किस तरीके से हम उसको किस तरीके से नियंत्रित कर सकते हैं। अब हम देखेंगे परिवार नियोजन के बारे में। हाँ बच्चों, तो ये है परिवार नियोजन क्या है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं फैमिली प्लानिंग। परिवार नियोजन, परिवार में बच्चों की संख्या को सीमित रखना, ये परिवार नियोजन कहलाता है। परिवार में बच्चों की संख्या को सीमित रखना, यानी 1 से 2 बच्चे तक सीमित रखना, ये क्या कहलाता है? परिवार नियोजन, या इसे कहते हैं फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग या परिवार नियोजन की 2 विधियां होती हैं, एक अस्थायी विधि है और दूसरी है अस्थायी विधि। अस्थायी विधि में ये होता है कि जब तक पति और पत्नी जो हैं नहीं चाहेंगे वो बच्चे नहीं उत्पन्न कर पाएंगे, और उसके बाद जब चाहेंगे तो फिर वो बच्चे उत्पन्न कर सकते हैं। अस्थायी विधि जो होती है, तो अस्थायी विधि के अंतर्गत जो है कि कई विधियां होती हैं, जैसे गर्भ निरोधक गोलियों का इस्तेमाल,
महिलाओं के लिए बहुत सारी गर्भ निरोधक गोलियां आती हैं, जैसे पग है, सहेली है, माला डी है, मालायन है, इस तरीके की बहुत सारी गोलियां बाजार में मिलती हैं, बाजार में भी उपलब्ध हैं। और जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ पर फ्री में भी मिलती हैं। वो गर्भ निरोधक का काम करती हैं कि जब तक वो इस दवा को, इस गोलियों को खाती रहेंगी तब तक जो है गर्भ धारण की संभावना नहीं होगी, गर्भ तब तक जो है वो रुकेगा नहीं। दूसरा है लूप लगवा करके। लूप जैसे ये कॉपर टी है, ये कॉपर का बना होता है और टी के आकार का होता है, इसमें धागे जैसे समझने लगी होती है, इसलिए इसको कॉपर टी कहा जाता है। तो कॉपर टी जो होता है, जो ये सर्विक्स होता है, ग्रीवा जो होती है गर्भाशय में, यहाँ पर इसको ऐसे पहुंचा दिया जाता है डॉक्टर की सहायता से, और ये यहाँ पर जाकर के इसके सर्विक्स को या ग्रीवा को, जो गर्भाशय की ग्रीवा है, उसके मुख को बंद कर देता है, उसके द्वार को बंद कर देता है, जिससे शुक्राणु होते हैं वो अंडे तक नहीं पहुंच पाते, अंड कोशिका तक नहीं पहुंच पाते हैं और गर्भधारण की क्रिया जो है वो नहीं हो पाती है। तीसरा है निरोध का प्रयोग। ये पुरुषों के द्वारा किया जाता है। जब यौन संबंध बनाना होता है तो पुरुष जो है वो इसको धारण करता है, जो शिश्न है उसमें ये धारण किया जाता है, और इसके प्रयोग द्वारा जो होता है, जो शुक्राणु होते हैं वो इसी के अंदर रह जाते हैं, और जो योनि है उसमें वो शुक्राणु जो होते हैं वो उसके अंदर नहीं जा पाते हैं, और उसको फिर बाहर निकाल कर फेंक दिया जाता है। इसके बाद है रासायनिक विधियों द्वारा। कुछ रासायनिक क्रीम, केमिकल्स वगैरह आए हैं, जैसे क्रीम है, जेल है, फोम है, इसके इस्तेमाल से भी क्या होता है, गर्भधारण की क्रिया जो होती है वो नहीं होने पाती है, तो इसका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। पांचवा पॉइंट है गर्भ समापन। अगर किसी को गर्भ ठहर गया, गर्भ हो गया, तो अब क्या है कि शुरू के कुछ हफ्तों में ही जो डॉक्टर्स होते हैं, जो उचित मतलब डॉक्टर हैं, की देखभाल में, अच्छे डॉक्टर की देखभाल में क्या होता है, इस गर्भ को समाप्त कर दिया जाता है। जो गर्भ है उसको निकाल दिया जाता है यूट्रस से या गर्भाशय से, उसको बाहर कर दिया जाता है, जिससे इस क्रिया को गर्भ समापन कहते हैं। लेकिन जब बच्चा 3-4 महीने का हो जाए, अब उसके बाद जो है गर्भ समापन की क्रिया जो है वो नहीं होती, उस पर रोक है। ये शुरुआत के दिनों के लिए है कि अगर पति पत्नी बच्चा नहीं चाहते हैं और उनको हो गया है, गर्भ धारण कर लिया है, तो शुरुआत के दिनों में गर्भ समापन की क्रिया जो होती है ये संभव है और ये कराई जाती है। इसको गवर्नमेंट ने भी छूट दी है। तो ये है अस्थायी विधियां। गर्भ निरोधक गोलियों का इस्तेमाल करके, लूप लगवा करके, जैसे कॉपर टी वगैरह होता है, निरोध के प्रयोग द्वारा, रासायनिक विधियों द्वारा, क्रीम, जेल, फोम आदि का इस्तेमाल करके, और गर्भ समापन द्वारा। इसके बाद है दूसरा अस्थायी विधि। अस्थायी विधि में ये अस्थायी विधियां हैं कि जब तक बच्चा नहीं चाहेंगे आप, जितने साल तक, 1 साल, 2 साल, 3 साल तक, तब तक इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और जब बच्चा चाहेंगे तो इन विधियों को रोक देंगे और फिर बच्चा जो होगा वो गर्भधारण कर लेगा और फिर बच्चे की उत्पत्ति जो होगी वो होगी। अस्थायी विधि में, अस्थायी विधि सोच समझ करके करनी चाहिए, यानी जिसके पास 2-3 बच्चे हो गए या 3-4 बच्चे हो गए, अब चाहता है कि और बच्चे ना हो, तो वो उसके लिए ये अस्थायी विधि होती है। अस्थायी विधि में ये अपनाने के बाद फिर बच्चे जो होंगे वो नहीं उत्पन्न हो पाते हैं। इसमें नसबंदी की जाती है, महिला नसबंदी और पुरुष नसबंदी। तो महिला में जो नसबंदी होती है उसको कहते हैं नरबंदी, और पुरुष में जो नसबंदी होती है उसको कहते हैं नसबंदी। महिला में जो नसबंदी होती है इसको अंग्रेजी में कहते हैं ट्यूबेक्टोमी, और पुरुष में जो होती है इसको कहते हैं वैसेक्टोमी। अब देखिए ये अंडवाहिनी है, ये गर्भाशय है, ये अंडाशय है। अंडाशय से अंडे निकल करके अंडवाहिनी में आते हैं। तो अंडवाहिनी क्या की जाती है, अंडवाहिनी को काट दिया जाता है, अंडवाहिनी को काट दिया जाता है और फिर उसमें गांठें दी जाती हैं, जिससे या यहाँ पर बैरियर लगा दिया जाता है, अवरोधक लगा दिया जाता है, जिससे अंडाशय से अंडा निकल करके अंडवाहिनी में तो पहुंचता है, यहाँ तक पहुंचता है, लेकिन इसके आगे नहीं बढ़ पाता। इसी तरीके से अगर इसके अंदर शुक्राणु पहुंचते हैं तो शुक्राणु जो होते हैं वो अंडवाहिनी में यहाँ तक तो आएंगे या यहाँ तक तो आएंगे, इसके आगे
बैरियर लगा हुआ है, अवरोधक है, रास्ता बंद है, इसलिए ये आगे नहीं जा पाएंगे। तो जब आगे नहीं जा पाएंगे तो अंड कोशिका जो है उससे नहीं मिल पाएंगे, निषेचन की क्रिया नहीं होगी और गर्भधारण की क्रिया जो है वो नहीं होने पाएगी। इस क्रिया को कहते हैं महिला नसबंदी, या इसको नलबंदी कहते हैं, या इसको अंग्रेजी में ट्यूबिक्टोमी कहते हैं। इसी तरीके से पुरुषों में होता है, पुरुषों में जो नसबंदी होती है इसको वैसेक्टोमी कहते हैं। पुरुषों में क्या होता है, ये टेस्टिस है, वृषण, और वृषण से ये एपिडाइमिस है और यहाँ से वृषण है और यहाँ से एक नली निकलती है जिसको शुक्रवाहिनी कहते हैं। शुक्रवाहिनी के जरिए शुक्राणु होते हैं वो आगे जाते हैं सेरेब्रल वेसिकल में। तो ये शुक्रवाहिनी को क्या किया जाता है, यहाँ से काट दिया जाता है और काट करके यहाँ पर इसको बांध दिया जाता है। तो अब शुक्राणु जो वृषण के अंदर बन रहे हैं, टेस्टिस के अंदर जो स्पर्म बन रहे हैं, वो शुक्रवाहिनी में यहाँ तक तो आएंगे और यहाँ आगे आकर के ये बंद रास्ता बन जाता है, तो आगे ये नहीं जा पाते हैं। इसलिए अब जो यौन संबंध बनेगा उसमें शुक्राणु जो है वो स्त्री के अंदर नहीं पहुंच पाएंगे। तो जब शुक्राणु ही नहीं पहुंचेगा तो निषेचन की क्रिया नहीं होगी, अंडे से उसका मिलन नहीं होगा, और अंडे से मिलन नहीं होगा तो गर्भधारण की क्रिया जो है वो नहीं होगी और बच्चे जो होंगे वो उत्पन्न नहीं होंगे। ये दो विधियां थी, अस्थायी अस्थायी विधियां और अस्थायी विधियां। अस्थायी विधियां जो हैं ये आदमी को तब कराना चाहिए जब ये समझ जाए कि अब इसको बच्चे की आवश्यकता नहीं है, तब हम इस विधि को अपनाते हैं। पुरुष महिला नसबंदी और पुरुष नसबंदी, ये दो प्रकार की नसबंदियां होती हैं। ये था परिवार नियोजन और की विधियां, क्या क्या विधियां हैं। अब कुछ चीजें रह गई हैं जिसको हम यौन संचलित रोग के नाम से जानते हैं, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। हाँ बच्चों, तो ये है कुछ यौन संचलित रोग। यौन संचलित रोग क्या होते हैं, या इसको कहते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज। शॉर्ट में इसका नाम है STD, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज। यौन संबंध स्थापित करने पर कुछ बीमारियां जो हैं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर हो जाती हैं, चली जाती हैं। उसको ऐसे रोग जो किसी संक्रमित व्यक्ति के साथ यौन संबंध बनाने पर फैलते हैं यौन संचलित रोग कहलाते हैं। अगर महिला और पुरुष दोनों में से किसी एक को यौन संबंधी कुछ रोग है और उसके साथ दूसरा व्यक्ति जो है यौन संबंध स्थापित करता है, तो दूसरे को भी वो रोग हो जाने की संभावना होती है। ऐसे रोग जो होते हैं यौन संचलित रोग कहलाते हैं। तो ऐसे रोग जो किसी संक्रमित व्यक्ति के साथ यौन संबंध बनाने पर या शारीरिक संबंध बनाने पर फैलते हैं उनको यौन संचलित रोग कहा जाता है। जैसे एड्स है, सुजाक है, दंस है, जरनांगों के मस्से आदि, ये तमाम यौन संचलित रोग हैं। एड्स जो दुनिया में सबसे खतरनाक बीमारी कही जा सकती है, अब तक इसका कोई इलाज नहीं ढूंढा जा सका है। एड्स क्या है, एड्स का पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, या हिंदी में इसको कहते हैं उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता संलक्षण। ये इसका हिंदी में नाम, उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता संलक्षण। ये होता किससे है, इसका कारक जो है वो ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, ह्यूमन प्रतिरक्षा वायरस, प्रतिरक्षा न्यूनता वायरस, प्रतिरक्षा न्यूनता वायरस, यानी ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनो ये है एक्वायर्ड इम्यूनो, यहाँ एक्वायर्ड की जगह ह्यूमन लिखा, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम की जगह वायरस लगा देंगे। तो ये इसका एक वायरस के द्वारा होता है जिसका नाम है HIV, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। ये क्या काम करता है, हमारा जो प्रतिरक्षा तंत्र है उसको निष्क्रिय कर देता है, और जब उसको निष्क्रिय कर देता है तो हमारे शरीर में कोई भी रोग हो जाता है तो वो जल्दी ठीक नहीं हो पाता, क्योंकि प्रतिरक्षा तंत्र ही हमारे शरीर को क्या करता है, रोगों से लड़ने की ताकत देता है। और हमारा प्रतिरक्षा तंत्र जितना मजबूत होगा, जितना सक्रिय होगा, उतना ही हमको जल्दी कोई रोग नहीं होगा, हम उतना ही स्वस्थ होंगे। तो इसको निष्क्रिय कर देता है, जिससे तमाम सारे रोग होने लगते हैं और आखिर में बहुत इतने रोग हो जाते हैं
कि आदमी किसी से लड़ नहीं पाता और आखिर में चल करके उसकी मृत्यु हो जाती है। इसका प्रसार क्या है, कैसे ये फैलता है? नंबर 1, HIV संक्रमित अगर कोई व्यक्ति है उससे यौन संबंध बनाया जाए तो दूसरा व्यक्ति जो है HIV जिसको होगा उसको HIV पॉजिटिव कहते हैं या HIV संक्रमित उसको कहेंगे। HIV पॉजिटिव और HIV निगेटिव दो चीजें होती हैं। तो HIV पॉजिटिव और HIV निगेटिव। HIV पॉजिटिव का मतलब HIV सकारी, यानी ऐसा आदमी जिसको HIV है वो HIV पॉजिटिव होगा, और HIV निगेटिव का मतलब है ऐसा व्यक्ति जिसको HIV नहीं है, जिसके शरीर में HIV नहीं है, यानी वो एड्स रोगी नहीं है। और HIV पॉजिटिव जो है वो एड्स रोगी है। तो HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ यौन संबंध बनाने से जो है ये रोग फैलता है। अगर किसी व्यक्ति को खून चढ़ाया जा रहा है, खून की कमी है या चोट लग गई है, घाव हो गया है, एक्सीडेंट हो गया, उसको खून रक्त की आवश्यकता, रुधिर उसका चढ़ाया जा रहा है, और ऐसे व्यक्ति का रुधिर उसको चढ़ा दिया गया जो HIV पॉजिटिव था, यानी जिसमें जो HIV के उसमें वायरस थे, तो वो व्यक्ति जो होगा वो भी HIV रोग से या एड्स रोग से ग्रसित हो जाएगा, वो भी HIV पॉजिटिव हो जाएगा और एड्स रोगी हो जाएगा। HIV इंजेक्शन, ऐसे व्यक्ति को इंजेक्शन लगाया गया जो जिसको एड्स है, जो HIV पॉजिटिव है, और उसी इंजेक्शन से किसी ऐसे व्यक्ति को जो स्वस्थ व्यक्ति है जिसको एड्स नहीं है उसको इंजेक्शन लगा दिया गया, तो वो व्यक्ति भी क्या हो जाएगा, HIV पॉजिटिव हो जाएगा, यानी वो भी एड्स का रोगी हो जाएगा। ऐसी माताएं जिनके अंदर HIV पॉजिटिव हैं, जो HIV पॉजिटिव हैं, यानी जो एड्स की रोगी हैं, ऐसी माँ अगर गर्भ धारण करती है तो उसका जो शिशु होगा, उसका जो बच्चा पैदा होगा वो भी HIV पॉजिटिव होगा। तो HIV पॉजिटिव माता से शिशु को जो है उसको भी ये रोग जो है उसको फैलता है। अब इसका नियंत्रण कैसे किया जाए? सुरक्षित यौन संबंध स्थापित किया जाए। यौन संबंध जब भी स्थापित करें हमेशा पति पत्नी के बीच ही यौन संबंध स्थापित किया जाए, और यौन संबंध जो है वो सुरक्षित यौन संबंध स्थापित किया जाए। दूसरा है विसंक्रमित सुई से इंजेक्शन लगवाया जाए। ऐसी सुई से इंजेक्शन लगवाया जाए जिसको स्टेरलाइज कर दिया जाए और उसको खूब उबाल दिया जाए ताकि उसमें कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस जो है वो न बच रह सके, तब उसके बाद इंजेक्शन लगाया जाए। अब तो खैर डिस्पोजल सिरिंज आ रही है, एक व्यक्ति को एक ही बार इंजेक्शन दिया जाता है, फिर उस व्यक्ति को उस सुई से इंजेक्शन नहीं दिया जा सकता, तो ऐसी सुई का इस्तेमाल करना चाहिए। वरना अगर एक ही सुई से लगाएंगे कई व्यक्तियों को तो ये जो है इस पर नियंत्रण नहीं पा सकते हैं। तो विसंक्रमित सुई से इंजेक्शन लगवाएं अथवा डिस्पोजेबल सिरिंज जो है उसका इस्तेमाल किया जाए। रुधिर आधार करने से पहले, यानी रक्त को दूसरे व्यक्ति को चढ़ाने से पहले क्या करना चाहिए? उसका HIV टेस्ट करना चाहिए कि उस ब्लड में HIV पॉजिटिव है वो या HIV निगेटिव है, इसका टेस्ट जरूर करना चाहिए। दाढ़ी बनाने के लिए या शेविंग वगैरह करने के लिए अलग अलग आदमियों के लिए अलग अलग ब्लेड की आवश्यकता होनी चाहिए। एक ही ब्लेड से हर आदमी दाढ़ी न बनाए, क्योंकि अगर एक व्यक्ति जो है पॉजिटिव है, HIV पॉजिटिव है, और कहीं कट गया तो उस ब्लेड में उसके जो वायरस हैं वो पहुंच सकते हैं, और दूसरा व्यक्ति जो है उसको दाढ़ी बनाएगा उसी ब्लेड से, तो उसके संक्रमित होने की प्रबल संभावना होती है। प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को क्या किया जाता है? विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है पूरी दुनिया में, और ये है एड्स का सिंबल, एड्स का प्रतीक। एक किट आती है जिसको कहते हैं एलिजा किट। एलिजा किट से क्या किया जाता है? HIV का टेस्ट किया जाता है कि वो आदमी HIV पॉजिटिव है या नहीं, तो उसके लिए एक किट आती है, उसका नाम है एलिजा किट या एलाइजा किट। कुछ अभी तक इसकी कोई दवा या कोई क्या नाम है टीका नहीं बना है, लेकिन कुछ दवाइयां हैं जैसे ज़िलोउडीन है, तो ये क्या काम करती है? ये कुछ प्रिवेंटिव मेडिसिन के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जाता है
सुरक्षात्मक मेडिसिन के रूप में, यानी शुरुआती अगर दौर है में इसका पता लगा है HIV का, तो ये कुछ हद तक कंट्रोल करती है कुछ दवाइयाँ इसमें, वरना कुछ अभी तक कोई इसकी कोई परमानेंट दवा जो है वो नहीं बनी है जिससे इसका इलाज हो सके। दूसरा रोग है जिसको सुजाक कहते हैं हिंदी में, या अंग्रेजी में इसको कहते हैं गोनोरिया। गोनोरिया जो है ये जीवाणु से होता है, नीसेरिया गोनोरी नामक जीवाणु है, इसके द्वारा ये रोग फैलता है। ये देखो जो कारक है जिससे रोग उत्पन्न हो रहा है, पैथोजेंस जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नाम आपको याद होना चाहिए। तो सुजाक या गोनोरिया जो है ये नीसेरिया गोनोरी नामक जीवाणु से फैलता है। इसमें होता क्या है कि स्त्री का जो गर्भाशय होता है, गर्भाशय की जो ग्रीवा सर्विक्स जो होता है उसमें, और पुरुषों में जो मूत्रवाहिनियां होती हैं वो संक्रमित हो जाती हैं इस रोग से, सुजाक रोग जो होता है। और इसका उपचार क्या है कि चूंकि बैक्टीरिया से होता है तो ये पेनिसिलिन है या अर्जेंटम नाइट्रिकम है, ये दवाइयां दी जाती हैं, तो ये रोग जो होता है वो ठीक हो जाता है कुछ हफ्तों या महीनों में इसका इस्तेमाल करने से। तीसरा है उपदंस, या इसको अंग्रेजी में कहते हैं सिफिलिस। ये ट्रिपोनीमा पैलिडम नामक जीवाणु जो है इससे फैलता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये ट्रिपोनीमा पैलिडम नामक जीवाणु जो है इससे उपदंस या सिफिलिस रोग जो है ये फैलता है। इसमें क्या होता है, जनन तंत्र और मूत्रवाहिनियां जो होती हैं ये संक्रमित हो जाती हैं। इसका भी उपचार वही एंटीबायोटिक दवाइयां जैसे पेनिसिलिन है, टेट्रासाइक्लिन है, ये दवाइयां दी जाती हैं, तो ये रोग जो होता है वो ठीक हो जाता है। फिर एक है वार्ड, या जिसको कहते हैं जननांगों पर मस्से हो जाना, इसमें खुजली वगैरह भी होने लगती है। ये रोग जो होता है ये वायरस से होता है, और किस वायरस से होता है, इस वायरस का नाम है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, HPV, इसका शॉर्ट फॉर्म HPV, जैसे ये HIV है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। तो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के द्वारा ये वार्ड्स या मस्से जो होते हैं, जननांगों पर मस्से निकल आते हैं, स्त्री के गर्भाशय या उसकी जो योनि है उसमें, और गर्भाशय की जो ग्रीवा है उसमें मस्से जो होते हैं वो निकल आते हैं। इसका उपचार क्या है, लेजर सर्जरी है, लेजर विधि के द्वारा इसका उपचार किया जाता है, और अल्फा इंटरफेरॉन वगैरह कुछ दवाइयां जो होती हैं उसके द्वारा इसका उपचार जो है वो किया जाता है। ये था पूरा क्या नाम है, यौन संचरित रोग कौन कौन से हैं। एड्स हैं, कभी कभी ये पूछ सकता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एड्स जो है ये दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एड्स क्या कारक है, इसका फुल फॉर्म ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस, किससे होता है ये कारक जो है, और इससे क्या प्रसार कैसे होता है, नियंत्रण कैसे होता है, और विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। हर साल 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस जो होता है वो हम मनाते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इतनी चीजें, फिर इसके बाद सुजाक है, उपदंस है, और वार्ड्स है, गोनोरिया है, सिफिलिस है, वार्ड्स, ये बीमारियां हैं जो यौन संचरित रोग हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस हैं। यौन संबंध स्थापित करने पर अगर एक व्यक्ति को है तो दूसरे व्यक्ति में ये ट्रांसफर हो सकता है। ये था प्रजनन से संबंधित, प्रजनन जो चैप्टर था वो यहाँ पर कंप्लीट होता है, और मेरी समझ से जो हमने बताया आपको तमाम सारी चीज़ें, वो अगर आप गौर से ध्यान से देखेंगे तो आपके दिमाग में तमाम सारी बातें आ जाएंगी। मेरे वीडियो को देखें, लेक्चर को देखें, और पढ़ाई करें, बुक्स जो हैं उसका सहारा लें, और खूब जी लगा करके पढ़ें, क्योंकि अब आपके दिन जो हैं एग्ज़ाम के वो बहुत धीरे धीरे, बहुत कम ही दिन बचे हैं, और एग्ज़ाम के दिन जो है वो नज़दीक आ रहे हैं। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों में भी शेयर करें, ताकि उनसे इससे उनका भी फायदा हो सके। अपना ध्यान रखें। थैंक यू।